हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कंपनी लॉ की। हमारे सीएस एग्जीक्यूटिव का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है, पेपर नंबर 2। एंड इसके अंदर कुछ रीसेंट एडिशंस हुए हैं। इंस्टीट्यूट ने अपनी वेबसाइट पे ये काफ़ी समय पहले ही अपलोड कर दिए थे और मैं इसके ऊपर आज एक लेक्चर बनाने जा रहा हूँ जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए हैं। अब ये कब से एप्लीकेबल है, कौन से सेशन से एप्लीकेबल है, उसकी मैं आपको क्लैरिटी दे दूं। दिसंबर 2020 का जो एग्ज़ाम है वहां से ये चीज़ें एग्जाम में एप्लीकेबल हैं। तो दिसंबर 2020 के लिए जो स्टूडेंट्स प्रेप कर रहे हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल होगा। जून 21 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल होगा। और क्योंकि अमेंडमेंट्स और अपडेट्स जो आते हैं वो वन टाइम नहीं होते कि एक सेशन के लिए आए, वो तो आगे चलते रहेंगे। तो दिस इज बेसिकली दिसंबर 20 एंड ऑनवर्ड्स, इतना हम शॉर्ट में समझ सकते हैं। क्या आया है इसमें नया वो भी देख लें। देखो, कुछ नोटिफिकेशंस आए हैं एमसीए की तरफ से, प्लस कंपनीज अमेंडमेंट रूल्स 2020 का भी यहाँ पे रेलेवेंस मिलेगा। आईसीएसआई ने अपनी वेबसाइट पे ऑलरेडी ये ड्राफ्ट अपडेट कर दिया था। मे बी आपने अगर रेफर किया होगा तो ये ड्राफ्ट आपके पास होगा, आपने अपनी तरफ से इसको समझने की कोशिश की होगी। मैं यहाँ पे आपके लिए क्या नया प्रोवाइड कर रहा हूँ वो भी आप देख लो। ये जो मेरे नोट्स हैं, जो कंटेंट है, इसमें मैंने ये किया है कि जो भी पर्टिकुलर सेक्शन रूल जिसका भी यूज हो रहा है उस पर्टिकुलर टॉपिक में, पहले तो चैप्टर वाइज डिवाइडेड तो है ही, नोटिफिकेशन की डिटेल्स भी हैं और रेफरेंसेस मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए जो उस डॉक्यूमेंट में नहीं थे। नो डाउट वो आईसीएसआई का काम नहीं है, वो आपको अगर पूरा डॉक्यूमेंट बना के दे रहे हैं और किसी सेक्शन का रेफरेंस दे रहे हैं तो दे एक्सपेक्ट कि आप वो सेक्शन रेफर करके वहाँ अपने नोट्स बना सकते हो। बट क्योंकि यहाँ पे नोट्स में मुझे कुछ एड ऑन करना था आपके लिए टू सिंप्लीफाई इट और आप लास्ट मोमेंट पे उसको जल्दी जल्दी से पढ़ सको, तो ये चीज़ मैं आपके लिए ऐड ऑन कर रहा हूँ कि जहाँ मुझे लगा कि यार ये रेफरेंस के बिना स्टूडेंट्स को समझ नहीं आएगा, तो रेफरेंसेस मैंने आपके लिए ऐड ऑन कर दिए ताकि ये होल एंड सोल कंप्लीट डॉक्यूमेंट बन जाए। इसके बाद आपको अलग से डायरेक्ट एंड ऑल रेफर करने की जरूरत ना पड़े, सब कुछ इसी के अंदर कंप्लीट है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट है आपके पास, साथ साथ मेरा स्क्रीन पे चल रहा है। तो चैप्टर वाइज जो भी अमेंडमेंट्स हैं वो उसका हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और जितना जल्दी हो सके उसको खत्म करते हैं। 11 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हंड्रेड्स ऑफ पेजेस हैं, छोटा सा कंटेंट है, इनफ है। ठीक है, स्टार्ट करें। एमसीए के नोटिफिकेशंस हैं, देखें क्या बोला है। सबसे पहला, ये क्या आ गया बीच में, एप्पल जाने दो। हाँ, एमसीए हैज फर्दर अमेंडेड द एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन गिवन ऑन 5th June 2015 related to government companies, वाइड नोटिफिकेशन नंबर GSR 151E डेटेड 2 March 2020। तो एमसीए के जो नोटिफिकेशंस थे एग्जेम्पशन वाले 5 जून 2015 के, उसको यहाँ पे अमेंड किया गया। रेफरेंस डेट है 2 March 2020। ठीक है, देखें क्या अमेंडमेंट्स किए हैं वो भी देख लेते हैं। पहले क्या था, अब क्या है, क्या इम्पैक्ट पड़ा है अमेंडमेंट का, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, with this amendment the following new explanation is inserted in the definition of government company as per the act। explanation में बोला है, for the purpose of this clause the paid up share capital term shall be construed as total voting power where shares with differential voting rights have been issued। इन शॉर्ट ऐसा बोला है कि जहां पेड अप शेयर कैपिटल वर्ड यूज होता है उसको आप टोटल वोटिंग पावर की तरह ट्रीट करो अगर कंपनी में डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर इशू हुए हैं तो। और बात किसकी हो रही है, गवर्नमेंट कंपनी की। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो भी देख लेते हैं। विद दिस इंसर्शन मोर क्लैरिटी हैज बीन गिवन टू द डेफिनेशन ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी विच हैज इशूड द शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। सिंपल हो गया एकदम। रेफरेंस में गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन मैंने ऐड कर दी है कि इन केस आपको नहीं पता है कि भाई गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन क्या है। नो डाउट सेक्शन का रेफरेंस है 2 और उसका क्लॉज 45, बट वो यहाँ पे मैंने ऐड ही कर दिया। एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पार्टली, ठीक है वो सब हम जानते हैं, इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी कंपनी। अब देखिए जो पेड अप शेयर कैपिटल वर्ड आपको दिख रहा है, ठीक है, ये रहा, ये टर्म है यहाँ पे, दिस इज पेड अप शेयर कैपिटल। इसी टर्म को यहाँ पे रेफर किया गया और बोला कि इसमें टोटल वोटिंग पावर इंक्लूडेड है, या आप इसको रिप्लेस कर सकते हो जब एक ऐसी गवर्नमेंट कंपनी की बात हो रही है जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स इशू करके बैठी है। बस इतना सा पॉइंट था। माइनर चेंजेस होते हैं पर हमारे लिए माइनर है, लीगल मैटर्स में ये मेजर होते हैं, इसलिए बताना जरूरी है। अब आपका सेकंड चैप्टर है शेयर कैपिटल वाला, जो काफी बड़ा चैप्टर है, उसके रिगार्डिंग कुछ नोटिफिकेशन है यहाँ पे। पहला नोटिफिकेशन जो है, इट इज द कंपनीज इशू ऑफ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट अमेंडमेंट रूल्स 2020 और इफेक्टिवली ये आया 13 Feb 2020 से। इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट क्या फर्क पड़ा इस नोटिफिकेशन के आने से। In Rule 2 of the company's issue of GDR rules 2014, the words
फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एंड ऑर्डिनरी शेयर स्कीम, मतलब ये जो स्कीम का नाम है, इस स्कीम के नाम को उन्होंने सब्सटीट्यूट करके नया नाम दे दिया डिपॉजिटरी रिसिप्ट स्कीम 2014। तो जो 1993 की स्कीम थी उसको रिप्लेस कर दिया 2014 से और नाम थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, FCCB ऑर्डिनरी शेयर्स थ्रू डिपॉजिटरी रिसिप्ट मैकेनिज्म स्कीम, शॉर्ट में बोलते हो ना डिपॉजिटरी रिसिप्ट स्कीम। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसको कट शॉर्ट किया है, सिंप्लीफाई किया है। और जैसे जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि टाइम के साथ शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, खासकर आपकी जनरेशन में, और हम भी उसको यूज़ कर ही रहे हैं, तो वैसे ही इसके नाम को छोटा कर दिया गया। और अभी तो ये इतना ही छोटा हुआ है, शायद फ्यूचर में डिपॉजिटरी रिसिप्ट स्कीम ये भी आपको बड़ा लगे और इसको DRS में कन्वर्ट कर दें। तो क्रिकेट में बहुत ज़्यादा टर्म यूज होता है DRS, ठीक है, धोनी रिव्यू सिस्टम भी बोलते हैं क्रिकेट वाले। तो डिपॉजिटरी रिसिप्ट स्कीम 2014 ये इसका शॉर्ट नेम है। इन रूल 2 सब रूल 1 आफ्टर द क्लॉज ए एक नया क्लॉज ऐड हुआ है, क्लॉज AA। अब ये नया क्लॉज AA क्या बोलना चाह रहा है, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, इनका मतलब फॉरेन डिपॉजिटरी होगा एज डिफाइंड इन द स्कीम। तो जहां पे भी लिखा है ना ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, तो अंडरस्टूड है कि फॉरेन डिपॉजिटरी है। ठीक है, तो क्लैरिफिकेशन है, डिफाइन कर दिया उसको आपके क्लैरिफिकेशन के लिए। रूल 5 सब रूल 1 इज सब्सटीट्यूटेड टू प्रोवाइड मोर क्लैरिटी, तो इसमें चेंजेस हैं। द डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स कैन बी इशूड बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफरिंग्स या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट और इन एनी अदर मैनर प्रिवेलेंट इन द कंसर्न jurisdiction and may be listed or traded on the listing or trading platform in the concerned jurisdiction। ठीक है, क्लियर है। डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को भी इस तरीके से पब्लिक को ऑफर किया जा सकता है, लिस्टेड किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्दर अ प्रोविजो इज ऑल्सो इंसर्टेड इन रूल 7, एक प्रोविजो ऐड हुआ। इट स्टेट्स दैट द प्रोसीड्स ऑफ द इशू ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स मे बी रेमिटेड इन एनी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर बैंकिंग यूनिट, IBU बोलते हैं, IFSC जो बोलते हैं ना, IFSC बैंकिंग यूनिट, एंड यूटिलाइज इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस बाय RBI। तो ये अलाउ कर दिया गया है, जो पहले नहीं था। तो ये प्रोविजो एड ऑन हुआ है कि जो भी डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स इशू करके जो पैसा आता है उसको ट्रांसफर करने के लिए, उसको सेटल करने के लिए ये IBU को यूटिलाइज किया जा सकता है, इसमें पैसा इनके थ्रू चैनलाइज किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बोल रहे हैं कि रूल 5 सब रूल 3 रूल 9 सब रूल 1 द वर्ड अब्रॉड शैल बी ओमिटेड। क्या है भाई ये वर्ड अब्रॉड, कहाँ पे यूज हो रहा है, क्या है रूल 5 रूल 9, वो तो बताओ। तो रेफरेंस के नाम पे ये जो एडिशन है ये मैंने किए हुए ICSI वाले डॉक्यूमेंट में नहीं थे, ये आपके रेफरेंस के लिए पूरा रूल ही ऐड कर दिया मैंने। तो आप जब पढ़ेंगे कि क्या भाई रूल 5 रूल 9 है क्या, वो तो पता चले, तो ये आपके सामने। अब इसको आप देखो तो रूल 5 सब रूल 1 वही जो ऊपर था वही यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो गया है। 5 सब रूल 1 पहले क्या था, क्या सब्सटीट्यूट हुआ है, तो जो पहले था वो नीचे मैंने उसको लिखने के बाद कट कर दिया ताकि आप कंपेयर कर पाओ। तो जो डिलीट हो गया वो ये है और उसके बाद जो सब्सटीट्यूट होके आया वो ये है। तो ये ओल्ड वाला पार्ट है, ठीक है, और ये न्यू वाला सब रूल है। तो आपको पता चल जाएगा, कंपेयर आप कर सकते हो। फिर बोला है जो 5 सब रूल 3 जिसकी बात ऊपर हो रही थी उसमें ये वर्ड पीछे काट दिया अब्रॉड, पता है क्यों काट दिया? अभी हमने ऊपर देखा, मैं आपको रिलेट करा देता हूँ ना वापस। आप देखो ये रूल 2 सब रूल 1 क्लॉज AA ऐड हुआ, आपको दिख रहा है। इसमें क्या बोला, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक इट मीन्स फॉरेन डिपॉजिटरी। तो जब उसका मतलब ही फॉरेन डिपॉजिटरी है तो अब्रॉड वर्ड लिख के आप उसको रिपीट क्यों कर रहे हो? देखो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक सिर्फ इतने पार्ट का मतलब ही फॉरेन डिपॉजिटरी है, तो पीछे अब्रॉड लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ता है क्या? अननेसेसरी रिपीटेशन ऑफ अ टर्म इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज नॉट फेवरेबल, बेटर है उसको हटा दो। तो सिंप्लीफाई कर दिया, एक वर्ड आपके लिए कम, चलो जो डिस्काउंट मिला वो अच्छा है। रूल 9 में भी सेम है, जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना ये वाला पार्ट, वो अब्रॉड वर्ड को उन्होंने कट कर दिया है, बाकी तो कोई चेंज किया नहीं। आगे के नोटिफिकेशन पे हम जा सकते हैं। शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर अमेंडमेंट रूल्स 2020, ठीक है, तो इसमें क्या उन्होंने किया है चेंज, क्या फर्क पड़ा है वो भी देख लेते हैं। रूल नंबर 8 सब रूल 4 सेकेंड प्रोविजो, MCA हैज सब्सटीट्यूटेड द ओल्ड डेफिनेशन ऑफ अ स्टार्टअप कंपनी। तो इसमें चेंज है, जो पहले किसने इशू की थी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, इन लोगों ने ये इशू की थी। अब इसमें कुछ चेंजेस भी हैं, देखें नोटिफिकेशन नंबर जो भी गिवन है डेटेड 17 Feb 2016 विद द न्यू डेफिनेशन एज इशूड बाय सेम डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। अच्छा थोड़ा फर्क है इसमें, आगे पूरा नाम लिखा है, तो वहाँ पे था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, यहाँ पे है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ
इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट चेंज है और गिवन नोटिफिकेशन है। अब वो बताया कि भाई नोटिफिकेशन के हिसाब से स्टार्टअप की नई डेफिनेशन क्या है। तो देखो डेफिनेशन में कुछ नया नहीं है जो मुझे आपको समझाना हो, बस आपको सिर्फ ये बताना था कि ये चेंजेस हुए हैं। और स्टार्टअप कंसिडर करने के लिए यूजुअली पहले जो ड्यूरेशन था वो था फर्स्ट 5 ईयर्स, कि भाई फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए एक एंटिटी स्टार्टअप मानी जाती है। आपके माइंड में भी शायद वही कंसेप्ट होगा। अब इसको इन्होंने कन्वर्ट करके कर दिया है 10 ईयर्स, तो इसलिए मैंने उस पॉइंट को हाईलाइट किया है। बाकी की चीज़ें आपको पढ़नी है, मेन चेंज यही था, बट क्योंकि एक डेफिनेशन की बात हो रही है तो मैंने फुल डेफिनेशन रखी है कि अभी करंट डेफिनेशन है क्या, आप पूरा साथ साथ में उसको पढ़ सकते हैं। पोस्ट अमेंडमेंट सेकेंड प्रोविजो शल बी रेड एज अंडर। देखो यहाँ पे भी वही लिखा है, अर्लियर द टाइम पीरियड वाज 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड नाउ इट इज 10 ईयर्स। ठीक है, तो ये मेन अमेंडमेंट था ड्यूरेशन का। देखो ये इंस्टीट्यूट ने अपनी वेबसाइट पर रखे हुए हैं, इशू किए हुए हैं, तो हो सकता है कि एग्जाम में इसमें से कुछ आ जाए, फिर आप बोलो सर पता ही नहीं था क्या हो रहा है। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। डेट कैपिटल एंड डिपॉजिट्स, एमसीए नोटिफिकेशन वापस से, अमेंडमेंट रूल्स 2020 5 जून 2020, काफी रिसेंट है ये तो। इन रूल 18 सब रूल 7 इन क्लॉज बी फॉर सब क्लॉज 5 ऑफ द कंपनीज रूल्स 2014 द फॉलोइंग शैल बी सब्सटीट्यूटेड। ठीक है, देखे क्या बोला है। एक तो रूल का आप रेफरेंस ध्यान रख लेना, रूल 18 है, सब रूल 7 है, उसका क्लॉज बी है, उसका सब क्लॉज 5 है। ठीक है, तो पूरा एड्रेस दिया हुआ है आपको और उस हिसाब से क्या सब्सटीट्यूशन हुआ है वो भी देख लेते हैं। अब देखो जो भी सब्सटीट्यूशन हुआ है नॉल, जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है ना, जो अपने को समझ नहीं आती, पल्ले नहीं पड़ती, वो यही। अच्छा, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है। इम्पैक्ट मैंने इसलिए लिखा है जिससे आपको ये क्लैरिटी आ जाए कि भाई ये सब तो है ठीक है, लेकिन उसका असर क्या पड़ा, फर्क क्या पड़ा, वही तो यहाँ पे देखना है। इम्पैक्ट में बोला है द रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट of a sum by a company which shall not be less than 15% of the amount of its debentures maturing during the year। ये अगर आप चैप्टर 4 पढ़ोगे तो उसमें आपको एक कंडीशन मिलेगी कि एक रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है और हर साल जो 30 अप्रैल आती है स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, आपके आने वाले साल में जितने डिपॉजिट्स मेच्योर होने वाले होते हैं, डिबेंचर्स मेच्योर होने वाले होते हैं, उसका एक रेशियो आपको डिपॉजिट करके रख देना पड़ता है फंड में, या सेट असाइड करके रख देना पड़ता है। तो ये उसकी बात हो रही है। The requirement of investment of deposit of a sum by a company which shall not be less than 15% of the amount of its debentures maturing during the year ending on the 31st day of the March next year, on or before 30th day of April in each year, in respect of debentures issued by such a company, is not applicable on privately placed debentures by listed NBFCs and for housing finance companies and other listed companies। In short पता है क्या है, एग्जेम्पशन दे दिया। बाकी हर कंपनी के लिए 15% का प्रोविजन बनाना एवरी ईयर फॉर द अपकमिंग जो भी मेच्योर होने वाले डिपॉजिट्स उनके लिए नेसेसरी होता है, जो डिबेंचर्स होते हैं उनके केस में नेसेसरी होता है। लेकिन इन्होंने ये बोला कि जो भी कंपनी है जिन्होंने डिबेंचर्स प्राइवेटली प्लेस्ड किए हैं, और वो कंपनी कौन सी है, लिस्टेड एनबीएफसीज, दूसरी कंपनी कौन सी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एंड अदर लिस्टेड कंपनीज ऑल्सो। तो ये तीन एंटिटीज को, तीन कैटेगरी ऑफ एंटिटीज को ये बोला कि आप ये 15% पैसा हर साल 30 अप्रैल तक साइड पे नहीं रखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो उनको इस प्रोविजन से एग्जेम्प्ट कर दिया, रिलीफ दे दिया, ऐसा आपने समझ सकते हैं। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़े। तो आपके फर्स्ट 4 चैप्टर्स के पॉइंट तो मैंने यहाँ पे क्लियर करवा दिए। आगे देख लेते हैं। जनरल सर्क्यूलर आया है, CSR आप सब जानते हो, क्लैरिफिकेशन ऑन स्पेंडिंग ऑफ CSR फंड्स। कोविड का इफेक्ट है ये, 23 मार्च को ही ये इशू कर दिया था। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था, मोदी जी ने जो डिक्लेयर किया, उसके बाद वो कर्फ्यू चलता ही गया, फिर गवर्नमेंट ने लगा दिया, वो कंटिन्यू हो रहा था, तो ये तभी आ गया था। MCA क्लैरिफाइड दैट स्पेंडिंग ऑफ CSR फॉर कोविड इज एलिजिबल फॉर CSR एक्टिविटी। ये इन्होंने एलिजिबल कर दिया ताकि लोग कोविड पे कंपनीज पैसा खर्च करें, उनको CSR में एग्जेम्पशन मिल जाए, उनका फंड यूज हो जाए और कोविड की सिचुएशन से हम तुरंत से फाइट कर सके। तो दिस इज अ गुड मूव, एंड उस सिचुएशन में उन्होंने ये पॉइंट भी सोचा, दिस इज वेरी गुड थिंग। ठीक है, फंड्स में बी स्पेंट फॉर वेरियस एक्टिविटीज रिलेटेड टू कोविड अंडर आइटम्स 1 to कौन सा है 12 ओके ऑफ द शेड्यूल 7 रिलेटिंग टू प्रमोशन ऑफ हेल्थ केयर इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट। फिर फर्दर एज पर द जनरल सर्क्यूलर आइटम्स इन शेड्यूल 7 आर ब्रॉड बेस्ड एंड मे बी इंटरप्रिटेड लिबरली। ठीक है, तो वो शेड्यूल 7 हमें पता है जिसमें CSR की पूरी लिस्ट है, वो आप ऑलरेडी जानते हो। एक और नोटिफिकेशन आया 26 मई को, इसमें भी इन्होंने कुछ क्लैरिटी दी है। इम्पैक्ट क्या डायरेक्टली वही बता देता हूँ।
The PM Care Fund has been set up to provide relief to those affected by any kind of emergency or distress. Accordingly, with this amendment, any contribution made to the PM Cares Fund shall qualify as CSR. तो इन शॉर्ट उसको भी उन्होंने अलाउ कर दिया. और PM Cares Fund जो है नेशनल रिलीफ फंड जो होता है, और उसके अंदर आप कुछ कंट्रीब्यूशन करते हो एज अ कंपनी, एज अ कॉर्पोरेट, जिनके ऊपर CSR की लायबिलिटी है, तो चलेगा. अच्छा, इसको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया. उन्होंने बोला है कि दिस नोटिफिकेशन शैल बी डीम टू हैव कम इनटू फोर्स ऑन 28 मार्च 2020. तो ये अच्छी चीज़ है. कंपनीज ने इसका आई होप पूरा बेनिफिट लिया होगा. और इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है नोटिफिकेशन का, उसमें उन्होंने बोला है MCA वाइड नोटिफिकेशन ऑन द 23rd June made further amendment in Schedule 7 item number 6 included the measures for the benefit of Central Armed Police Force and the Central Paramilitary Forces veterans and their dependents including widows in the CSR activity. तो इस चीज़ को भी ऐड कर दिया गया. तो इन शॉर्ट CSR की लिस्ट को अमेंड किया ताकि और भी जो उस पॉइंट पे जो नेसेसरी खर्चे थे, जहाँ पे फंड्स की गवर्नमेंट को भी रिक्वायरमेंट थी पैंडेमिक से फाइट करने के लिए, वो उनको बेनिफिट मिल जाए. क्लियर? बस. तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर 7 तक के जो पॉइंट्स है वो तो मैंने कवर करवा ही दिए हैं. एक ये पार्ट हमने देख ही लिया है. आगे के टॉपिक्स भी इसी तरीके से कंटिन्यू कर लेते हैं. एंड लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज चैप्टर नंबर 8. चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं. यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 तक तो हमने देख ही लिया. चैप्टर 8 में अब अगला नोटिफिकेशन क्या बोल रहा है. चैप्टर नंबर 8 अकाउंट्स, ऑडिट, ऑडिटर्स के रिगार्डिंग बात करता है. इसमें बात हो रही है द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल अमेंडमेंट रूल्स 2020. ओके. और डेट है 3rd Jan 2020. और इन्होंने रूल 9 को अमेंड किया है. जो 2014 का रूल 9 है उसको अमेंड करते हुए कुछ प्रोविजन दिया हुआ है. देखिए यहाँ पे, ठीक है, हम लैंग्वेज के साथ ही चलते हैं. with this insertion in rule 9(1), now every company having an outstanding loan or borrowing from banks or public financial institution of 100 crore rupees or more is also required to annex the secretarial audit report with its board report. तो ये इन्होंने क्लियर कर दिया. MCA has also clarified that for the purpose of this rule, paid up share capital, turnover, outstanding loans, borrowings, as the case may be, existing on the last date of the latest audited financial statement shall be taken into account. ये तो पहले से होता आया है, तो इसमें कुछ नया नहीं बोला उन्होंने. बस ये जो आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स और PFI जो बोला है, इसमें ये 100 करोड़ की लिमिट को आपको ध्यान रखना है कि 100 मतलब 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का अगर बोरोइंग्स हैं तो उनको भी सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट जो है वो अटैच करनी है अलॉन्ग विद द बोर्ड्स रिपोर्ट. तो ये कंप्लायंस है जो फॉलो करना है. तो ये क्लैरिफिकेशन है और कुछ नहीं है. फिर आगे द कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर, जो कारो बोलते हैं हम शॉर्ट में. कारो जब हम एक टाइम पे पढ़ते थे तब 2012 आता था, फिर 2015 आया, फिर 2016 आया. तो ये अपडेट होता रहता है. अब इन्होंने बोला द कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020. ये रिपोर्टिंग ऑर्डर है. इन शॉर्ट, जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी रिपोर्ट रेडी करता है, या फिर एक कॉस्ट अकाउंटेंट या एक कंपनी सेक्रेटरी अपनी रिपोर्ट्स रेडी करता है, तो उनको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में क्या चीज़ें जो है उनके ऊपर आंसर करना होता है, क्या पॉइंट्स क्लैरिफाई करने होते हैं, उसका एक रिपोर्टिंग ऑर्डर है जो कंपलसरी है फॉर द प्रोफेशनल्स टू फॉलो. MCA वाइड नोटिफिकेशन डेटेड 25th Feb has notified the company's auditor's report order. Vide this notification, the Caro report would be applicable from the financial year 1920. But due to COVID, in order to ease the burden on the companies, the government has decided that the Caro 2020 shall be made applicable from FY 2021 instead of 1920. ठीक है. तो जो पहले नोटिफाई किया था कि भाई ये फाइनेंशियल ईयर 1920 से अप्लाई होगा, उसको उन्होंने पोस्टपोन कर दिया. कोरोना ने पूरी दुनिया को पोस्टपोन कर दिया है और एक साल तो सब कुछ ही पीछे हो ही गया ऑलमोस्ट. तो ऑब्वियसली ये एक छोटा सा प्रोविजन है तो होना ही था, वो भी इन्होंने कर दिया. एक फॉर्म भरना है NFRA 2, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो है, उसके रिगार्डिंग ये पॉइंट बोला हुआ है. तो इनको जो फॉर्म भरने के लिए जो लास्ट डेट दी थी उसमें भी एक्सटेंशन किया गया है. ध्यान रहे तो ठीक है, इन्फॉर्मेटिव है, और क्या बोल सकता हूँ. चलो आगे बढ़े. लेसन नंबर 10 है एन ओवरव्यू ऑफ इंटरकॉर्पोरेट लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, गारंटीज एंड सिक्योरिटीज, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस. थोड़ा भयंकर चैप्टर है ये, आपके ध्यान में होगा.
क्या है इसमें वो भी देख लेते हैं। MCA हैज़ फर्दर अमेंडेड द एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन। ओके, तो कुछ चेंजेस हैं। इम्पैक्ट देख ले डायरेक्टली तो भी आएगी, सबको समझ आ जाएगा। बिफोर दिस अमेंडमेंट द कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स with any other government company is only exempted. With this amendment, the exemption is also extended to the contracts or arrangements with the central government or any state government or any combination thereof. मतलब पहले क्या होता था, गवर्नमेंट कंपनी के साथ किए हुए कॉन्ट्रैक्ट्स, ये चैप्टर 10 के जो सेक्शन 188 वाले जो पॉइंट्स है, आरपीटी के जो पॉइंट्स है, उससे एग्जेम्प्ट हो जाते थे। लेकिन अब अगर गवर्नमेंट कंपनी ही नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी ही नहीं, अगर आप डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी आपकी कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो भी यहाँ पे कवर्ड है, जो पहले कवर नहीं था। मेजर अमेंडमेंट है ये, ठीक है। लेसन 12 में कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। मर्जर, अमालगमेशन, कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, ये सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होती है। ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की भी कुछ लेवल पे बात होती है, इसके भी कुछ नोटिफिकेशंस हैं। देखें ये कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। चल इसको भी कवर कर लेते हैं, पॉइंट टू पॉइंट ही चल रहा हूँ, जैसे जैसे नोटिफिकेशन आते जा रहे हैं मैं आपको बताता जा रहा हूँ। कंपनीज वाइंडिंग अप रूल्स की बात हो रही है और इसको इफेक्टिव किया गया है 1 अप्रैल 2020 से। देखिए क्या रूल आया। MCA वाइड इट्स नोटिफिकेशन डेटेड 24 Jan 2020 पब्लिश्ड laying down the procedures for winding up by the tribunal under chapter 20 of the Companies Act which will be effective from 1 April 20. The company's rules provides the rules for winding up by tribunal other than summary winding up, debts and claims against the company. The winding up rules has been also provided the summary procedure for liquidation, filing and audit of the company liquidators accounts etc. तो इन शॉर्ट वाइंडिंग अप के रूल्स नोटिफाई हुए हैं और अप्लाई हुए हैं और कुछ नहीं हुआ है। टेक्निकल अभी तक कुछ नहीं था इसमें, क्योंकि वो तो फिर रूल्स पढ़ेंगे तो आएगा ही, उसमें सब नया है। मतलब इन शॉर्ट ये अमेंडमेंट नहीं था, ये एडिशन था। अमेंडमेंट अब हो रहा है। द कंपनीज कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमालगमेशंस अमेंडमेंट रूल्स, जहां पे अमेंडमेंट रूल्स आ रहा है आप ये समझ लो कि किसी एग्जिस्टिंग रूल को चेंज किया जा रहा है, अदरवाइज ये नया रूल है, ठीक है। MCA wide notification dated 3 Feb 2020 has introduced the company's amendment rules 2020 for further amending the company's rules 2016। मतलब ये 14 से 16 पहुंचे, 16 से फिर अमेंड होके और 20 में वापस चेंज हो रहे हैं। wherein the norms for filing the application for arrangement is specified। ओके, देखो ये प्रोसीजरल है, प्रोसीजर्स में उन्होंने चेंजेस किए हैं और वो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे यहाँ बता रहे हैं, एज पर द अमेंडेड न्यू रूल्स सब रूल 5 हैज बीन इंसर्टेड आफ्टर सब रूल 4। Accordingly, a member of the company making an application for the arrangement pertaining to the takeover offer in terms of section 230 must fulfill 2 conditions। ये 2 कंडीशन है जो उसको फुलफिल करनी होगी अगर वो एप्लीकेशन कर रहा है टेक ओवर ऑफर के रिगार्डिंग। तो सच मेंबर अलॉन्ग विद एनी अदर मेंबर शैल होल्ड नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द शेयर्स, मेजोरिटी 3/4 की होनी चाहिए। एंड सच एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड फॉर द पर्पस ऑफ अक्वायरिंग एनी पार्ट ऑफ द रिमेनिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी। जो हम बोलते हैं ना कि बचे हुए शेयर्स को भी अक्वायर करके वो 100% ओनर्स बनना चाहते हैं और जो माइनॉरिटी में छोटे मोटे शेयर होल्डर्स हैं उनको अच्छा प्राइस ऑफर करके बाहर करना चाहते हैं, ये वैसा हो रहा है। फर्दर द अमेंडमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द नॉर्म्स पर्टेनिंग टू the contents of the application, okay, and application or of arrangement for takeover offer shall contain the report of a registered valuer disclosing the details of the valuation of the shares proposed to be acquired by the member after taking into account the following factors। अब ये फैक्टर्स थोड़ा आपको पढ़ के ध्यान रखना है। हाईएस्ट प्राइस, फेयर प्राइस, ये सब चीज़ें पहले भी डिस्कस हुई है तो नया नहीं लगेगा आपको, बट ध्यान रखना है कि ये सब रूल्स फॉलो होंगे तो आप टेक ओवर ऑफर जो है वो कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो एज अ मेंबर। ये सब डिटेल्स फुलफिल करने के बाद बेसिक तो यही याद रखना है। कमेंसमेंट नोटिफिकेशन, ओके, तो इन शॉर्ट सेक्शन 230 में सब सेक्शन 11 और 12 के जो प्रोविजंस आए हैं वो इफेक्टिवली कब से अप्लाई हुए, उसके कमेंसमेंट की एक ऑफिशियल डेट यहाँ पे दी है एंड इट इज 3 Feb 2020, ठीक है। 3 Feb 2020 वो डेट है जिस दिन से हमारा CS फाउंडेशन खत्म हो चुका और आ गया CSEET। तो ये एक मेमोरेबल डेट है मेरे लिए भी, बिकॉज इट इज़ अ मेजर ट्रांजिशन इन द सिस्टम ऑफ CS एग्जाम्स विच इज गोइंग ऑन। तो काफ़ी फर्क आ चुका है, ठीक है। 13 चैप्टर की बात करते हैं। एन इंट्रोडक्शन टू MCA 21 एंड फाइलिंग इन दी XBRL देख लेते हैं। इसमें सब फाइलिंग प्रोसीजर्स है। अब यहाँ पे ना सिर्फ फॉर्म्स का नोटिफिकेशन हुआ है, कुछ नया नहीं है,
मैं बोल के नहीं समझा रहा हूँ, मुझे कुछ काम का नहीं लग रहा है तो रखा तो सब कुछ है। फॉर्म भरो, इतने दिन में भरो, उतने दिन में भरो, रीड ओनली। टाइम लिमिट से सब निजी कंपनीज के रिगार्डिंग ज़्यादा चल रहा है, एक बार पढ़ के देख लेना, अभी टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं। ओहो, फॉर्म नंबर सब कुछ वही चल रहा है। थोड़ा तो पढ़ो यार, इतना सब तो बता रहा हूँ। अननेसेसरी चीज़ों पे क्यों टाइम वेस्ट करें। ऐसा नहीं है कि मतलब एग्जाम में कोई उसका रेलेवेंस नहीं, बट इन्फॉर्मेटिव है, पढ़ना है, ध्यान रखना है, जितना ध्यान रख सको वो आपके लिए अच्छा है। मेजरली तो बात वैसे ही हो रही है, इसलिए मैं फिर ज़्यादा उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। चैप्टर 16 है, पेज नंबर 9 है, देख लेते हैं जनरल सर्क्यूलर क्या बोलता है। क्लैरिफिकेशन ऑन द प्रोसिक्यूशन फाइल्ड और इंटरनल एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड अगेंस्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, नॉन प्रमोटर्स, नॉन केएमपी, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ठीक है, ये सर्क्यूलर आया था 2 मार्च 2020 को। सर्क्यूलर शोज द मिनिस्ट्रीज रिजॉल्व एंड इंटेंट to give protection to independent directors and other non-executive directors from prosecution for both civil and criminal offences unless there is strong evidence against them being party to any fraud committed by the company. इन शॉर्ट यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है, इससे ये पता चल रहा है कि ये जो नॉन प्रमोटर्स, आउटसाइडर डायरेक्टर्स हैं बेसिकली, इनको इतना इजीली ऑफेंसेस में चार्ज नहीं करेंगे जब तक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना हो इनके फ्रॉड में इन्वॉल्व होने का। पहली चीज तो ये 149 सबसेक्शन 12 का रेफरेंस भी है। इट इज अ नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज, मतलब वो नॉट विथ स्टैंडिंग वाली लाइन है, विच प्रोवाइड्स दैट an independent director and a non-executive director not being promoter or KMP shall be held liable only in respect of such acts of omission or commission by a company which had occurred with his knowledge, attributable through board processes and with his consent or connivance, or where he had not acted diligently। क्या मतलब निकला इसका, मैं वो चीज़ वापस पढ़ रहा हूँ। नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज है, it provides that an independent director, a non-executive director, not being promoter or KMP, shall be held liable only in respect of such acts of omission or commission by a company which had occurred with his knowledge। मतलब उसकी जानकारी से जो कुछ हुआ वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का प्रोसेस है उसके थ्रू जो हुआ वो, और जहाँ पे उसका जो कंसेंट है वो उसने दिया था, और जो भी उसने काम किया या तो फिर वो डिलीजेंटली नहीं किया, ध्यान से नहीं किया, मतलब नेग्लिजेंस और केयरलेसनेस है, तो फिर वो चार्जेबल होगा, ऑब्वियस बात है। इन व्यू ऑफ दिस एक्सप्रेस्ड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 149 सबसेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, independent directors and non-executive directors should not be arraigned in any criminal or civil proceedings under the act unless the above mentioned criterion is met। Repeat point. MCA has clarified that at the time of serving notices to the company during inquiry, inspection, investigation or adjudication proceedings, necessary documents may be sought as to ascertain the involvement। मतलब डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर प्रूफ, ये सब के बिना तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें हो नहीं सकती है। अभी रिपीट कर रहे हैं लोग ये सब बातें, ठीक है। तो आपको इसका मेन हाईलाइट समझ में आ गया कि प्रोसिक्यूशन इतना सिंपल नहीं होगा जब तक कॉन्क्रीट एविडेंसेस ना हो, इतना ध्यान रख के चलना। सेकेंड पॉइंट पे ही चलते हैं डायरेक्टली। अब ये कुछ अमेंडमेंट रूल्स आए हैं। रूल 6 सब रूल 1 क्लॉज ए, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन डायरेक्टर्स रूल्स 2014, MCA has extended the date of registration of details of the independent directors in the independent director data bank by 2 months। पहले 3 months का टाइम मिलता था, अब 5 months का टाइम मिलता है, ठीक है। तो ये तो डेट एक्सटेंशंस हैं, फिर इसमें आप रीड कर सकते हो क्योंकि फिर ये इंफॉर्मेटिव हो जाता है। डेटा बैंक वाला पॉइंट हमने देखा था कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए एक नेशनल डेटा बैंक MCA जो है वो मेंटेन करता है, वहाँ पे आप अपडेट्स कर दो कौन कहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, उसकी सब डिटेल रहेगी। और जो लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह अपॉइंट होना चाहते हैं, तो ये एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पोर्टल की तरह भी कहीं ना कहीं काम करता है जो सिस्टम है, तो उसी की बात यहाँ पे हो रही है। अब देखो टाइम लिमिट्स एंड ऑल में जो चेंजेस हैं, 7 months का 10 किया है, 3 का 5 किया है, आपको रटना है, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। जो डिटेल्स आपको बतानी है वो सब यहाँ पे मेंशन की हुई है। थोड़ा बहुत आप यहाँ से पढ़ के भी समझ सकते हो, मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको।
ठीक है। नेक्स्ट, MCA हैज अमेंडेड द फर्स्ट प्रोविजो टू रूल 6 सब रूल 4 provide the amendment rules. An individual shall not be required to pass the online proficiency self-assessment test when he has served as director or KMP for a total period of not less than 10 years as on the date of inclusion of his name in the data bank in one or more of the following companies: listed public company, unlisted public company having paid up share capital of rupees 10 crore or more, और बॉडी कॉर्पोरेट लिस्टेड ऑन RSE। मतलब ये सब कंपनीज में अगर आपको डेटा बैंक में अपना नाम ऐड करवाना है और आपका 10 साल का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है एज ए डायरेक्टर और KMP, तो आपको कोई एग्ज़ाम या कोई टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज जनरली डेटा बैंक में नाम ऐड करवाने के लिए भी टेस्ट अपीयर करना पड़ता है, दैट इज़ द ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। तो उसकी ज़रूरत आपको इन सिचुएशंस में नहीं पड़ेगी, ये क्लैरिफाई कर दिया क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ही इनफ है, तो अच्छी बात है। सेकेंड प्रोविजो में क्या बोल रहे हैं? सेकेंड प्रोविजो shall be read as under, provided further that for the purpose of calculation of the period of 10 years, जो ऊपर बोला था, any period during which an individual was acting as director or as a KMP in 2 or more companies or body corporates at the same time shall be counted only once। हाँ, अगर आप एक से ज़्यादा एंटिटीज़ में अपॉइंटेड हो तो फिर उस सिचुएशन में टाइम लिमिट डबल नहीं काउंट हो सकती। अब ये नहीं बोल सकते कि मैं 6 महीने के लिए 2 कंपनीज में KMP था, 6 और 6 12 गिन लो, ये तो कुछ अलग ही मैथ्स लगा दिया आपने, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको पता चला। तो ये अपना चैप्टर 16 तक के जो चेंजेस है वो हो गए। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा कुछ बचा तो है नहीं, देख लेते हैं कि चैप्टर 17 में क्या बोला हुआ है, तो उसको भी कंप्लीट किए देते हैं। चैप्टर 17 जो है अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ KMP, इसमें तो एक ही पॉइंट बोला है विद दिस अमेंडमेंट, ये रूल 8A वाला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। MCA has clarified that every private company which has paid up capital of 10 crore rupees or more need to appoint whole time company secretary। तो हमने देखा था पहले 5 करोड़ की लिमिट होती थी कि 5 करोड़ से ऊपर अगर है तो हर एक कंपनी को KMP रखना पड़ेगा, लेकिन अब वो लिमिट को 5 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया है। तो एक कंपनी को KMP के नाम पे CS रखना पड़ेगा ना, इन शॉर्ट एक होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो पेड अप कैपिटल की लिमिट पहले 5 करोड़ होती थी वो अब 10 करोड़ कर दी गई है। और यहाँ पे जो कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ दैट इज़ इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। क्यों? क्योंकि बाकी जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके लिए तो वैसे भी मैंडेटरी होता ही है कि उनको एक फुल टाइम CS रखना ही होता है, तो उनको तो इस पॉइंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो रूल 8A आया है दैट इज़ फॉर बेसिकली अ प्राइवेट कंपनी, और बाकी की कंडीशंस रूल 8 में कवर हो जाती, जो हमने ऑलरेडी चैप्टर में डिस्कस की हुई है 17th में, तो वो आपके लिए कोई नई बात नहीं। तो 10 करोड़ का पॉइंट जो है वो आप ध्यान रखना। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा, कोई क्वेरी नहीं है। तो इन सब पॉइंट्स को थोड़ा ज़्यादा फोकस करके और इम्पॉर्टेंट मान के पढ़ना है आपको। 1 या 2 पॉइंट्स किसी क्वेश्चन में आपको एग्जाम में रेलेवेंस में मिल सकते हैं एंड दे विल टेस्ट कि आपने ये पढ़ा है कि नहीं। थोड़ा बहुत इसमें से एग्जाम में मिलने के चांसेस पूरे रहेंगे। जब है इतना अच्छा कंटेंट हमारे पास समराइज्ड, तो क्यों आप उसको इग्नोर करें, क्यों ना पढ़ें? तो ऑब्वियसली आपको इस चीज़ को पढ़ लेना चाहिए, ये आप खास ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम एंड करते हैं। बाकी कोई क्वेरी हो इसमें से आपकी तो आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेरी तरफ से जितनी चीज़ें मैंने आपको बतानी थी बता दी, एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।